से हैं आप लोग। आज के वीडियो में हम क्लास 12 समाज शास्त्र का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ेंगे जो कि हमारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो आज के वीडियो में हम 20 सबसे महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चनों को पढ़ेंगे जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम में 3 नंबर में पूछे जाते हैं। तो देखिए 3 नंबर में हमारे बोर्ड एग्जाम में 10 क्वेश्चन आता है जहां से आपका 30 नंबर होता है। तो आज के वीडियो में हम 3 नंबर वाले 20 सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ेंगे जहां से आपको एग्जाम में 10 क्वेश्चन आएगा तो वहां से आपका 30 नंबर कन्फर्म हो जाएगा। तो आज का वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको इस चैनल पर डेली मिलता रहेगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इन सभी प्रश्नों को पढ़ लीजिएगा क्योंकि ये जरूर आपके बोर्ड एग्जाम में पक्का आएंगे, 100% गारंटी है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन हमारा है कि नातेदारी से आप क्या समझते हैं। तो उत्तर देखिए, नातेदारी से तात्पर्य ऐसे व्यक्तियों के परस्पर संबंधों की व्यवस्था से है जो प्रजनन एवं वास्तविक वंशावली के आधार पर परस्पर संबंधित होते हैं। देखिए नातेदारी से क्या तात्पर्य है, ऐसे व्यक्ति से है, ऐसे व्यक्तियों से संबंध है जैसे कि आपके बाप दादाजी हो गए, आपके दादा से प्रजनन में संबंध आपके चाचा हो गए, आपके पिताजी हो गए, आपकी बुआ हो गई। तो इस प्रकार से जो होता है ये दारी होती है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि सामाजिक परिवर्तन क्या है। तो उत्तर देखिए, सामाजिक परिवर्तन समाज से संबंधित होता है। कुछ विद्वानों के विचार में सामाजिक ढांचे में होने वाला परिवर्तन ही सामाजिक परिवर्तन कहलाता है। इसके विपरीत अन्य विद्वान सामाजिक संबंधों के अंतर को ही सामाजिक विज्ञान कहते हैं, सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। देखिए सामाजिक परिवर्तन क्या होता है, कुछ विद्वानों का मानना है कि सामाजिक ढांचे में जो होने वाला परिवर्तन है यही सामाजिक परिवर्तन है। जैसे कि देखिए अभी कुछ साल पहले यानी कुछ समय पहले जब हम लोग नहीं थे, जैसे कि आपके जब पिताजी होंगे, आपने पिताजी से बात कीजिएगा तो वो बताएंगे कि उनकी शादी बचपन में हो गई थी, जब वो 10 से 12 साल में के थे तभी उनकी शादी हो गई थी। तो देखिए इसी प्रकार से देखिए अब समाज में परिवर्तन हुआ तो अब सब लोग मैच्योर हो जाते हैं तब उनकी शादी होती है, तो ये भी एक सामाजिक परिवर्तन है। और कुछ विद्वान का मानना है कि सामाजिक संबंधों के अंतर को ही सामाजिक परिवर्तन कहा जाता है। तो आपको इतना लिखना है इस क्वेश्चन का आंसर, यहाँ से आपको मिलेगा 3 नंबर। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि पर्यावरण आंदोलन के 3 कारण बताइए। तो उत्तर देखिए, पर्यावरणीय आंदोलन के 3 कारण निम्नलिखित हैं। नंबर 1 है पर्यावरण को संरक्षित करना यानी पर्यावरण को बचाना यानी प्रदूषित होने से बचाना, और दूसरा है पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाना, और तीसरा है वृक्षों का अवैध कटान और वृक्षों का संरक्षण करना। ये हो जाएगा पर्यावरण आंदोलन के 3 कारण। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा है जनजाति को परिभाषित कीजिए। तो देखिए इसका उत्तर, गिलिन एवं गिलिन के अनुसार स्थानीय आदिवासियों के किसी भी ऐसे संग्रह को हम जनजाति कहते हैं जो एक समान क्षेत्र में निवास करता हो और एक सामान्य भाषा बोलता हो तथा सामान्य संस्कृति के अनुसार व्यवहार करता हो, उसे ही कहते हैं जनजाति। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा है कि लघु समुदाय की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो उत्तर देखिए, लघु समुदाय की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1, ये लोग निश्चित भूभाग पर कार्य करते हैं। नंबर 2, इनका जीवन सामान्य होता है। और तीसरा है ये लोग आत्मनिर्भर होते हैं। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है कि उदारीकरण से आप क्या समझते हैं। तो देखिए इसका उत्तर, उदारीकरण से तात्पर्य है अर्थव्यवस्था पर शासन के नियंत्रण को धीरे धीरे शिथिलीकरण और अंततः उसकी समाप्ति से है। देखिए उदारीकरण क्या है कि अर्थव्यवस्था पर जो शासन है, सरकार का जो शासन है, उस शासन को धीरे धीरे समाप्त करना, उस पर अपना जो है शासन चलाना। तथा दूसरे शब्दों में कहें तो उदारीकरण का अर्थ है अर्थव्यवस्था के कार्यकरण में बाजार की भूमिका की पुनः स्थापना और सरकार के हस्तक्षेप का निषेध करना, ये होता है उदारीकरण। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि जनजातीय समुदाय की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो उत्तर देखिए, जनजाति की 2 प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। देखिए, जनजाति के सभी सदस्य आपस में नातेदार तो नहीं होते अपितु लेकिन तो प्रत्येक भारतीय जनजाति में नातेदारी प्रथा एक सशक्त संगठनात्मक, नियंत्रणात्मक एवं एकात्मक सिद्धांत के रूप में क्रियाशील रहती है। और दूसरा है जनजातियां अंतर्विवाहित होती हैं और कुलों एवं उपकुलों में बटी रहती हैं। कुल स्वजन समूह होने के नाते ये क्या होती है, बहिर्विवाहित
यानी ये दूसरे कुल में विवाह करते हैं अपनी बेटियों का। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि सांप्रदायिकता का क्या अर्थ है। तो देखिए बिपिन चंद्र के अनुसार सांप्रदायिकता मौलिक रूप से सबसे ऊपर एक विचारधारा है जिसके सांप्रदायिक दंगे और अन्य रूपों में सांप्रदायिक हिंसा परिणाम है। सांप्रदायिक विचारधारा तो बिना हिंसा के भी अस्तित्व बनाए रख सकती है, लेकिन सांप्रदायिक हिंसा बिना सांप्रदायिक विचारधारा के नहीं हो सकती। इतना आपको लिखना है इस क्वेश्चन का आंसर। तो यहाँ से आपको मिलेगा 3 नंबर। आगे देखिए 9 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि ग्राम पंचायत के 3 कार्यों का उल्लेख कीजिए। उत्तर देखिए ग्राम पंचायत के 3 कार्य निम्नलिखित हैं। नंबर 1 है सामाजिक न्याय को प्रोत्साहित करने वाले कार्यक्रम को बढ़ावा देना। दूसरा है शुल्क, यात्री कर, जुर्माना, अन्य कर आदि लगाना व एकत्र करना। और तीसरा है सरकारी उत्तरदायित्वों के हस्तांतरण में सहयोग करना, विशेष रूप से वित्त को स्थानीय अधिकारी तक पहुंचाना। जैसे कि जो सरकारी कार्य काम है, जैसे कि सड़क टूटा फूटा है तो उसका जो कार्य होता है वो पंचायत जो प्रधान होते हैं उनका कार्य होता है कि अधिकारी तक उसको समस्या को पहुंचाया जाए। इतना आप लिखेंगे यहाँ से तो आपको यहाँ से मिलेगा 3 नंबर। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है कि हुंडी से क्या आशय है। तो देखिए हुंडी एक प्रकार का ऋण पत्र होता है। इसे व्यापारी लंबी दूरी के व्यापार में उपयोग करते थे। हुंडी को देश के प्रत्येक कोने में स्वीकार किया जाता था क्योंकि व्यापार प्राथमिकता में इन समुदायों की जाति एवं नातेदारी क्षेत्रों में होती थी। देखिए जो हुंडी था एक ऋण पत्र है, जैसे कि कर्ज वाला पत्र है। जैसे कि अगर कोई आपके यहाँ सामान लेके आया, आपने उससे पैसा नहीं तो आप उससे क्या ऋण पत्र दे सकते हैं कि मैं आपका कर्ज हूँ। इस प्रकार से लोग पहले इससे व्यापार करते थे। आगे देखिए 11 नंबर क्वेश्चन है कि उपनिवेशवाद के कारण भारतीय समाज में किन्हीं 2 परिवर्तनों को बताइए। कितने 2 परिवर्तन को बताना है। तो देखिए उत्तर नंबर 1 है उपनिवेशवाद के फलस्वरूप संचार एवं परिवहन के साधनों के विकास तथा प्रशासनिक एकरूपता के कारण एकीकरण एवं राष्ट्रवाद की भावना के विकास को बढ़ावा मिला है। दूसरा है ये पाश्चात्य शिक्षा एवं चिंतन का प्रसार प्रचार हुआ। इसके आधार पर परंपरागत रूढ़ियों, धार्मिक एवं जातीय कुरीतियों में सुधार के प्रयास आरंभ हुए। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है कि संविधान से आप क्या समझते हैं। तो देखिए उत्तर न्याय का सार निष्पक्षता है। कानून की कोई भी प्रणाली अधिकारियों के स्तरण के माध्यम से ही कार्यरत हो रही है। अधिकारियों के माध्यम से ही कोई कार्य होता है। ऐसे प्रमुख मानदंड जिसे नियम और अधिकारी संचालित करते हैं उसे संविधान कहते हैं। जो लोग अधिकारी लोग जिस कानून पर चलते हैं वही होता है संविधान। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है कि भारतीय ग्रामों पर हरित क्रांति के प्रभाव की विवेचना कीजिए। तो उत्तर देखिए हरित क्रांति के प्रमुख प्रभाव निम्नलिखित हैं। नंबर 1 देश में खाद्यान्न उत्पादन एवं खाद्यान्न गहनता में वृद्धि के फलस्वरूप भारत अनाज उत्पादन में आत्मनिर्भर बना है। दूसरा है कृषि में नवीन मशीनें जैसे कि ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, ट्यूबवेल, पंप आदि का प्रयोग किया जाने लगा है। इस प्रकार तकनीकी के प्रयोग से कृषि का स्तर बढ़ा है और कम समय और कम मेहनत में अधिक उत्पादन संभव हुआ है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है जनसांख्यिकी क्या है। तो देखिए जनसांख्यिकी जो है जनसंख्या का सुव्यवस्थित अध्ययन है। हिंदी में इसे जनांकिकी भी कहा जाता है। इसका अंग्रेजी पर्याय है डेमोग्राफी। यूनानी शब्द के 2 शब्दों डेमोस और यानी कि जन यानी कि लोग और ग्राफीन यानी कि वर्णन से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है लोगों का वर्णन। जो डेमोग्राफी होता है इसका अर्थ होता है लोगों का वर्णन। ये बना है जो जनसांख्यिकी है इसका इंग्लिश जो होता है वो क्या है डेमोग्राफी है। तो ये इसका अर्थ क्या होता है लोगों का वर्णन। तो जनसांख्यिकी का भी अर्थ वही होगा लोगों का वर्णन। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है मातृवंशीय परिवार से आप क्या समझते हैं। तो देखिए ऐसे परिवार जिनमें माता परिवार की प्रमुख होती है उसे मातृवंशीय परिवार कहते हैं। जनजातियों में ऐसे परिवार पाए जाते हैं जिसमें घर की मुखिया माता होती है उसे मातृवंशीय परिवार कहते हैं, जिसमें माँ का वंश चलता है।
जैसे कि जिसमें क्या हो, जैसे कि आपके घर में कि जो आपके दादाजी हैं उनका वंश चला, जैसे आपकी दादी का वंश आप चले, वह वो होता है क्या, मातृवंशीय परिवार, जिसमें माता का शासन चले। कहने का मतलब जो माता प्रमुख होती है। अगला क्वेश्चन है, आधुनिकीकरण की 3 विशेषताएं बताइए। तो उत्तर देखिए, आधुनिकीकरण की 3 विशेषताएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1 है, इसमें नगरीकरण में वृद्धि, समानता, स्वतंत्रता और प्रजातांत्रिक मूल्यों का विकास होता है। और दूसरा है, यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी विकास की आत्मा है, इससे भिन्न प्रकार के ज्ञान और अनुभव में वृद्धि होती है। और तीसरा है, इससे आर्थिक और राजनीतिक सहभागिता में भी वृद्धि होती है। तो इस प्रकार से हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। इतना आप लिखेंगे तो यहाँ से आपको मिलेगा 3 नंबर। आगे देखिए 17 नंबर क्वेश्चन है कि सामाजिक परिवर्तन को स्पष्ट कीजिए। तो देखिए उत्तर, सामाजिक परिवर्तन एक सामान्य अवधारणा है जिसका प्रयोग किसी भी परिवर्तन के लिए किया जा सकता है जो अन्य अवधारणा द्वारा परिभाषित नहीं किया जा सकता, जैसे कि आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन, ये होते हैं सामाजिक परिवर्तन। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन है कि ग्रामीण नगरीय शहर क्या है। तो देखिए, जी.एस. वेहरबीन के अनुसार ग्रामीण नगरीय शहर वह अंतर्वर्ती क्षेत्र है जो सुस्पष्ट नगरीय भूमि उपयोगों और कृषि में लगे क्षेत्र के बीच फैला रहता है। भारतीय समाज के संदर्भ में आज ग्रामीण नगरीय शहर की अवधारणा पूर्णतया लागू होती है। आज ग्रामीण समुदायों की विशेषता नगरीय समुदाय में तथा नगरीय समुदाय की विशेषता ग्रामीण समुदाय में भी स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है। देखिए, आप शहर में जाएंगे तो कहीं के शहर में भी गांव की तरह खेती होती है। हर शहर में आप कहीं जाएंगे तो वहाँ पे खेती आपको होती मिलेगी। और देखिए, गांव में भी रहेंगे तो देखिए गांव में अगर आप जाएंगे मार्केट वार्केट तो शहर की तरह यहाँ पे भी आजकल बिजनेस शुरू हो गया है, सब लोग कंपनियां बैठा रहे हैं। तो यही होता है ग्रामीण नगरीय शहर। आगे देखिए, यानी कि ग्रामीण नगरीय शहर का मतलब गांव की विशेषता शहर में और शहर की विशेषता गांव में भी देखने को मिलती है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, उद्योगपतियों द्वारा बनाए गए किन्हीं 3 संघों के नाम बताइए। तो देखिए उत्तर, उद्योगपति द्वारा बनाए गए 3 संघ निम्नलिखित हैं। नंबर 1, भारतीय उद्योग परिसंघ CII। दूसरा है भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ, जिसे फिक्की कहते हैं। उसके बाद है भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल, जिसे कहते हैं एसोचेम। क्या है? एसोचेम, जिसे कहते हैं SHOM। आगे देखिए, अगला है, वर्ग से आप क्या समझते हैं। तो देखिए, वर्ग अर्जित परिस्थिति पर आधारित होता है। वर्ग का मुख्य आधार आर्थिक है। व्यक्ति अपनी योग्यता शिक्षा और ज्ञान आदि के द्वारा वर्ग में अपनी स्थिति को उच्च कर सकता है। वर्ग को मुख्यतः 3 भाग में बांटा गया है, निम्न वर्ग, मध्यम वर्ग और उच्च वर्ग। उच्च वर्ग में वो लोग आते हैं जो अधिक पढ़े लिखे होते हैं, अधिक पैसे वाले होते हैं, जिनका जैसे कि जो सबसे ज्यादा अमीर लोग हैं उच्च वर्ग में आते हैं। जो दूसरे में माध्यम में देखिए कौन वर्ग आते हैं, जिनके पास जो मिडिल क्लास फैमिली है। और निम्न वर्ग में आते हैं जो पुअर गरीब गरीब फैमिली है। तो इस प्रकार से हो जाएगा क्लास 12 समाजशास्त्र का 20 सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जहां से आपके 10 क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में 100% गारंटी है कि आएंगे। तो अगर आप इन 20 को तैयार कर लेंगे तो यहाँ से आपका 30 नंबर कन्फर्म हो जाएगा। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको इससे डेली मिलता रहेगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।